और कार्यक्रम है बहारें हमको ढूंढेंगी। आइए सुनते हैं तीसरा भाग। 1954 से 57 की तरफ अगर हम जाए तो उनकी बहुत सारी फिल्म आई, बहुत प्यारी प्यारी फिल्में थी और गीत भी उनके अच्छे थे। एक यहूदी की लड़की, इस फिल्म के गीत उन्होंने लिखे। फिर अरब का सौदागर, बहू, डाकू की लड़की, इन सभी फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे। तो इनमें से कोई बात अगर आपको याद आ रही है तो हम यहाँ जिक्र कर सकते हैं। इन फिल्मों से बात तो यही याद आ रही है कि उनके लिखने का तरीका कितना निराला था। आप सोचिए कि वो बस के टिकट पे भी लिख देते थे कई बार। अच्छा। और उसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी फिर उनकी जो बेगम थी उनके जिम्मे आती थी, क्योंकि बस का टिकट तो यात्रा खत्म और उसके बाद वो टिकट कब कहाँ मोड़ के फेंक दिया जाए। तो कई बार ऐसा होता था कि उनकी जो पत्नी थी वो जब वो लौटते थे तो वो चेक करती थी कि कहीं कोई टिकट ऐसा ना हो जिसपे कोई ऐसा गाना लिखा हो जो आने वाले कल का बहुत ही मशहूर गाना हो जाए। तो ऐसे कई बार हुआ। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि फला लिरिसिस्ट या फला गीतकार के लिखने का कोई समय होगा, वो रात में लिखता होगा, वो दिन में लिखता होगा। एस एच बिहारी एक ऐसे शायर थे या गीतकार थे जिनके लिए सारा समय जो जहन में गीतों को लिखने की जो तरीका था उनका, वो 24 घंटे ऑन रहता था। तो वो कभी भी लिख सकते थे गाना। वो सुबह भी लिखते थे, कई बार वो रात में लिखते थे, और जैसा मैंने बताया कई बार तो बस की टिकट पे ही लिख देते थे। मतलब बहुत ही यूनिक सी बात आपने बताई है। वैसे ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि कभी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कब जहन में कोई बात आ जाए उसे तुरंत कागज पे उतारना, और उस समय अगर आपके हाथ में कागज कलम ना हो तो फिर कहाँ लिखा जाए। तो बस की टिकट बस तो की बहुत और उनकी अर्धांगिनी का रोल देखिए, जिसे संभाल संभाल के करके रखना। रखती हाँ। थी। ये जो खूबी है ये अर्धांगिनी में ही हो सकती और है। क्या पता हमने जो इतने खूबसूरत गानों का जिक्र किया उनमें से ही कोई गाना ऐसा रहा हो जो बस की टिकट पे लिखा रहा हो। बिल्कुल सही कहा। तो मैं सोच रही थी कहीं ये गीत तो नहीं है, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में क्या बात है। समाया। जी, झुक गया आसमान। और मुझे ना इसके साथ साथ 1968 की फिल्म के साथ साथ राजेंद्र कुमार भी याद आ गए। क्या बात ये है। फिल्म आपने देखी है? जुबिली कुमार। जुबली कुमार। अभी जब लॉकडाउन था तो हाँ। हमने अपने परिवार में ये तय किया कि हम अपने बच्चों को ये जितनी भी 60, 70, 50 की जो फिल्में हैं, क्लासिक फिल्में हैं, दिखाएंगे। तो ये सारी फिल्में जो आपको जिस तरह से ताज़ा हो रही हैं जहन में, वैसे ही मुझे भी ताज़ा हो रही हैं, क्योंकि हम हर रोज रात में एक फिल्म देखा करते थे। और उस वक्त राजेंद्र कुमार से लेकर और देवानंद से लेकर राज कपूर साहब से लेकर ये सारे हमने अभी काफी रिवीजन हो गए सब सबके। रिवीजन किया है अभी हमने। इश्क का फलसफा है इसमें। और मुझे ना बीच की कुछ पंक्तियां याद आ रही है, मैं चाह रही थी कि गीत सुनने से पहले उसे जरूर कहूँ यहाँ। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं, क्या है ना। बात है। और इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती जाती नहीं नहीं। है। जी, तो ये गीत यहाँ सुन लेते हैं। कौन है जो सपनों में आया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया
जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया जी, बहुत ही उम्दा गीत दिल को छूने वाला गीत, और मजा आ रहा है आपसे बातें करके भी, और बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं। और इन गीतों को हाँ एक साथ बैठकर कभी नहीं हम सुन सकते हैं, इतना समय हमारे पास बिल्कुल नहीं होता है कि हम सारे गीत एक साथ सुन जाए, लेकिन जब भी हम इन गीतों को सुनते हैं तो वो फिल्म कहीं ना कहीं आ जाती है सामने, चलचित्र बिल्कुल चलने लगता है। कभी कभी ना उसमें हम खुद को भी महसूस करते हैं कि हम ये रोल तो नहीं कर रहे कहीं, है ना। इसीलिए हम कहते भी है ना, अक्सर आप सुनते होंगे कि गुजरे जमाने की फिल्में या गुजरे जमाने के लेखक, उनके गायक, उस तरह का मतलब वो जो जादू था 60-70 के दशक का, वो मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी भी भुलाया जा सकता है। और उसकी इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होगी, चाहे जितने भी संगीत में एक्सपेरिमेंट आप कर लें, चाहे रैप सॉन्ग आ जाए, चाहे कोई भी एक नया कलेवर ली हुई चीज आ जाए, लेकिन उनकी मिठास, उनका जादू वैसे ही कायम रहेगा। जब हम गीतों की बात करते हैं शिवेंद्र जी, तो संगीतकार ओपी नैयर के साथ तो उन्होंने काम किया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का हमने जिक्र कर ही लिया है। इसके अलावा श्याम सुंदर, शंकर जयकिशन, मदन मोहन के साथ भी उन्होंने काम किया, और बप्पी दा के साथ भी उन्होंने काम किया है। तो कोई बात अगर आपके जहन में आ रही है तो आप ये शेयर कर वही सकते दौर हैं। था, मतलब हम क्या हुआ कि एस एच बिहारी साहब, जब भी आप उनका पूरा जीवन देखेंगे या उनकी बातचीत सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो अक्सर ये शिकायत करते थे कि उन्होंने गाने तो बहुत अच्छे लिखे, लेकिन उनको दाम नहीं अच्छा मिला। तो वो जो पूरा का पूरा उनका स्ट्रगल था, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उनके जीवन का, उनके करियर का, वो हमेशा उनके साथ साथ चला। मैं बार बार सलाम करता हूं उनकी कलम को कि उस क्राइसिस के बाद उन्होंने इस तरह के खूबसूरत और इस तरह के रोमांटिक गीत लिखे और अपनी शायरी को उसी तरह से रखा। अब जब हम आते हैं बप्पी दा की तरफ या फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बाकी संगीतकारों की तरफ, तो फिर ये वही 80 वाला दशक शुरू हो जाता है। और बाद के जो दिन थे एस एच बिहारी साहब के, मतलब बहुत कम उम्र में उनका निधन भी हुआ, तो वो जो बाद के दिन थे उसमें चाहे आप उनकी बीमारी ले लें, तो वो भी उनकी शख्सियत का एक पहलू है, वो भी उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनके संघर्ष थे, उसका एक पहलू है। तो उसका भी जिक्र होना चाहिए जब हम उनके पूरे जीवन पर बात कर रहे हैं। तो जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत शुक्रिया हम उनका करना चाहेंगे जिनके गीतों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी लेखनी को आज हम सराह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आ पाए। क्या बात है, तो ये बहुत गाना, खूबसूरत गाना याद दिलाया आपने। और मुझे ना वो फिर वो सीन याद आ गया, हारमोनियम ऐसे लटका और ढोलकी बजी, साधना और जॉय मुखर्जी का वो हंसता मुस्कुराता चेहरा, और यूं कह सकते हैं एक अल्हड़ सी जवानी, है ना। और उनके चेहरे की तरोताजगी भी, मतलब हाँ, वो चेहरे पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश, जो हाँ, वो कहते हैं ना कि चेहरा चमक रहा है, तो वो गाने में वो चेहरा भी उनका चमक रहा है, गाना तो चमक जी, रहा नाम ही ही है। उनका जॉय है। सही तो कहा वो आपने। खुशी भी थी उसमें, और साथ दिया साधना जी ने, तो गीत तो प्यारा हो ही गया, मतलब कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया, और अदाएं उनकी बिल्कुल अलग है साधना जी की। बिल्कुल। तो ये गीत यहाँ सुन लेते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी
मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, के बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, मेरी जिंदगी में पलट के न आए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, बहुत शुक्रिया। खुशी तो बहुत है मगर ये भी गम है, मगर ये भी गम है, कि ये साथ अपना कदम दो कदम है, मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है, मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है, खुदा आपसे फिर किसी दिन मिलाए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया।
वाकई में उनका शुक्रिया अदा बिल्कुल करते हैं और दिल से करते हैं। मुझे ना घूम फिर के फिर वो नैयर साहब याद आ गए, उनको शायर आजम कहा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिल्कुल। कुछ कुछ चीजें होती है जो आपको टाइटल जो मिलते हैं वो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। हाँ, और डिजर्व करते हैं वो, क्योंकि हम जिस तरह से उनके जीवन को अगर देखें, उनकी उम्र मतलब 1922 में पैदा हुए, 50 के दशक में मुंबई पहुंचे, तो जो काम किया उन्होंने वो 30 साल ही किया, लेकिन वो काम इतना खूबसूरत है, वो काम इतना असरदार है कि जब जब आप भारतीय फिल्मी संगीत की बात करेंगे, चाहे वो 50, 60, 70 और 80 के दशक की, तो उसमें उनका नाम बहुत प्रमुखता से लेना होगा। तो उनके साथ वो टाइटल बिल्कुल जेल करता है, डिजर्व करते हैं वो। जी, आपने जेल कहा है और कुछ खास बातें भी कही हैं, तो मुझे ना फिर एक गीत जो है वो कहीं गुनगुनाने को जी चाह रहा है। जुल्फों को हटा लो चेहरे से, क्या बात। सावन की घटा का है और फिल्म तो खैर बहुत प्यारी थी। और मैं पिक्चराइजेशन पे जाऊं उससे पहले गाना सुन लेते हैं। जी। जुल्फों को हटा ले चेहरे से, ओ हो आहा हा, होने दे। जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुँह रात का काला होने दे। जुल्फों को हटा ले चेहरे से। हो जो मौसम को पता ये तेरी जुल्फ है क्या, चूम ले मांग तेरी झुके सावन की घटा। हो जो मौसम को पता ये तेरी जुल्फ है क्या, चूम ले मांग तेरी झुके सावन की घटा। जुल्फ लहराए लहरा के बादल बने, जो भी देखे तुझे तेरा पागल बने। ऐसा भी नजारा होने दे। जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुँह रात का काला होने दे। जुल्फों को हटा ले चेहरे से। देखना राज न हो मेरे मासूम सनम, मैं कोई गैर नहीं तेरी आंखों की कसम। देखना राज न हो मेरे मासूम सनम, मैं कोई गैर नहीं तेरी आंखों की कसम। दे इजाजत के तेरे कदम चूम लूं, साथ मैं भी तेरे दो घड़ी झूम लूं। हल्का सा इशारा होने दे। जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुँह रात का काला होने दे। हाय जुल्फों को
हटा ले चेहरे से। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। मुझे ऐसा लगता है शिवेंद्र जी कि इन फिल्मों को बार बार देखने को जी चाहता है। फिल्में अच्छी हैं, कलाकार अच्छे हैं, अदाएं अच्छी हैं। जब हम ऐसे कहते तो आशा जी ने ये गीत गाया, रफी साहब ने गाया, दोनों की युगल स्वरों में ये गीत था, संगीत इन्होंने दिया, लेकिन जो बात होती है गीत में उभर के आती है वो बोल से आती है, वो शायर की कलम से निकलती है। हाँ, विजन नजरिया तो उस शायर का ही है, और वो जो कहना चाह रहा है या जो लाइन याद रहती है या जो उसकी रिकॉल वैल्यू है, मतलब आपको तो भले ही गाने का विजुअल भी याद आ जा रहा है, बहुत से लोग हैं जिनको वो गाने का विजुअल हो सकता है याद ना आए, लेकिन वो बोल याद रहते हैं। तो रिकॉल वैल्यू तो उस स्क्रिप्ट की है, उस लिरिक्स की है, और लिरिक्स निश्चित तौर पर जो है वो इतने खूबसूरत हैं कि उसकी रिकॉल वैल्यू आज भी है। शिवेंद्र जी, फिर मुझे कुछ याद आ गया, कह दूं? बिल्कुल कहिए। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, मतलब उनकी लेखनी ने हमें बिल्कुल चैन से रहने नहीं दिया, हमें बेचैन किया। उस अर्थ में नहीं कि बेचैनी होती है, लेकिन उनके गीतों को सुनने की बेचैनी हमेशा से रहती है। जब हम जाते हैं और किसी फिल्म को देखते हैं तो सारी चीजें लिखी हुई आ जाती हैं, गीत इन्होंने लिखे, संगीत इनका है, इसने फिल्म बनाई है, इस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लिखा रहता है कि गीत इन्होंने लिखे। मेरी नजर हमेशा उधर रहती थी कि ये गीत किन के लिखे हुए हैं। और ये गीत भी बिहारी साहब के शुरुआती दिनों का गीत है, मतलब जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए और उन्होंने लिखना शुरू किया, उस वक्त दौर का ये गीत है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। जी, तो ये गीत यहाँ सुन लेते हैं। कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तड़पा जाएगी। आपने जो है दिया किसी ने ना दिया,
घुटता है, फिर कैसे गुजर होगा। काश ना आती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती। कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती। एक पल हंसना कभी दिल की लगने ना दिया। जहर भी चाहा अगर, पीना तो पीने ना दिया। चैन से हमको कभी। वाकई में उनके गीतों को सुनने के बाद चैन जरूर मिलता है और बड़े आराम की नींद आती है। कल तो मैं रात में भी सुन रही थी और एक एक गीत जब सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगता था आज सोना नहीं है, आज बस यही गीत सुनते रहना है। बस एक और एक और इन गीतों के साथ वाकई में जिंदगी बहुत प्यारी हो जाती है। जैसे हमने कहा था बीच में भी शिवेंद्र जी की हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को उनसे जोड़ने लगते हैं और कहीं ना कहीं महसूस करने लगते हैं कि ये गीत हमारी जिंदगी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तभी हमने ये शुरू में भी कहा था, आपने भी जिक्र किया था कि आम आदमी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तभी गीत पॉपुलर होता है। बिल्कुल उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है जब आप बहुत वो जो लड़ाई है ना फिल्म इंडस्ट्री में, सिर्फ लिरिक्स में ही नहीं, हर तरह में क्लास और मास वाली, तो वो लड़ाई जो है वो हट जाती है जब आप मास को भी समझ में आ जाए, वो चीज मास तक वो अपील पहुंच जाए। तो बिहारी साहब के गानों में शायद यही खासियत थी कि क्लास तो जो था वो बिल्कुल इंटैक्ट था, सुरक्षित था, उसके साथ साथ मास में जो एक्सेप्टेंस थी उसकी आसान लिरिक्स की वजह से वो पास ऑन होती थी। हम लोग एस एच बिहारी की बात कर रहे हैं लेकिन मुझे साहिर साहब की मतलब बात याद आ गई। जी जी। अब वो गाना है कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। अब ये इतना मासूम गाना है और साहिर ने लिखा है, इतना आसान गाना है, तो वो जो कलम का आसान होना एस एच बिहारी का था वो शायद एक्सेप्टेंस बना, वो उनकी लोकप्रियता में एक बड़ी वजह बना। और यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं, आप हर गाने के बाद कह रही हैं कि क्या खूबसूरत गाना है, और मैं हर गाने के बाद कह रहा हूं कि आज इतने साल बाद भी हमको उनके गाने जुबानी याद हैं और आपको तो दृश्य भी याद हैं। जी। आप भी संगीत से बरसों से जुड़े हुए हैं, तो संगीत से जुड़ाव आपका कैसे हुआ? मेरा जुड़ाव कुछ यूं हुआ कि मैं जब 11th-12th में था तो एक कैसेट की सीरीज निकलती थी जिसमें किशोर के 10 कैसेट होते थे, रफी साहब के होते थे, और वो एक कंपनी निकाला करती थी और उसमें बहुत खूबसूरत गाने थे, अनमोल रत्न नाम की वो सीरीज थी। तो वो कैसेट खरीदना शुरू किया और उसको सुनना शुरू किया। सुनते 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 फिल्म संगीत से फिर थोड़ा गजलों की तरफ गए। गजलों के बाद जब दिल्ली पहुंचे तो शास्त्रीय संगीत सुनना शुरू किया। फिर दिल्ली में मंडी हाउस के आसपास जो ऑडिटोरियम्स थे वहां शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुनने शुरू किए। और वो जो संगीत की ताकत का जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे वो मुझे समझ में आना शुरू हुआ। और फिर ये लगा कि ये एक ऐसी चीज है कि फिल्म संगीत तो फिर भी संरक्षित है, लेकिन शास्त्रीय संगीत को हम शायद उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे हैं या उसको लेकर उस तरह की अवेयरनेस नहीं है। तो एक संस्था बनाई रागगिरी नाम से, और फिर उसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए जिसमें हम लोगों तक जाते हैं और हम एक इस टैगलाइन के साथ जाते हैं कि सुनेंगे तभी तो सीखेंगे। यानी जो हमारी नई जनरेशन है, जब वो पंडित भीमसेन जोशी या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या पंडित जसराज या एम एस सुब्बलक्ष्मी या इस तरह के कलाकारों को जब सुनेंगी, उनके नाम को जानेंगी, तो शायद वो जो जुड़ाव है हमारी अपनी संस्कृति से, अपने संगीत से, अपनी मिट्टी से, अपनी मिट्टी की महक से, वो और निखर कर आएगा। तो इस तरह मेरा संगीत में हुआ। और बात आज हम लोग एस एच बिहारी की कर रहे थे तो उससे भी जोड़ देता हूं। जिस तरह वो कहते थे कि उनके हाथ भी चलते हैं और पैर भी, क्योंकि हाथ से वो गाने लिखते थे और पैर से वो फुटबॉल खेलते थे, वैसे ही संगीत के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स कवर करता हूं। तो 20 साल से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूं, क्रिकेट के अलावा तमाम खेल कवर करता हूं, रेडियो में आपके स्टेशन पे क्रिकेट के बारे में आकर बातचीत करता हूं। तो इसीलिए शायद मेरा भी एस एच बिहारी से जुड़ाव
थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो उनके दो अलग अलग आयाम थे वही दो आयाम मेरे भी हैं, स्पोर्ट्स और साथ में संगीत। तो यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगी, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती ने इसीलिए आपको याद किया होगा। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जी शिवेंद्र जी, जब हम कुछ सोचते हैं और किसी फिल्म को देखते हैं, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था इसका, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि ये गीत संगीत बहुत प्यारा है, कलाकार बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो दृश्य हम देख रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत बाद में आती है। हालांकि मैं पहले सोचती हूँ क्योंकि हम आकाशवाणी से जुड़े हैं, लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें तो जैसे हमने कहा कि छोटा सा लिखा हुआ आता है, गीत इन्होंने लिखे। हालांकि बहुत सारे गीत होते हैं और अलग अलग गीतकार भी होते हैं उसमें, तो वो ध्यान बिल्कुल बाद में जाता है। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं खटकती सी है कि उन्हें हम किस तरह से सोच सकते हैं, कैसे सोच। जब हम पूरा गीत सुन लेते तो हम सोचते हैं अच्छा इस गीत को किसने लिखा। बिल्कुल। और अभी तो हाल फिलहाल में अगर आप पिछले 1-1.5 साल में देखें तो इसको लेके बॉलीवुड में अच्छी खासी लड़ाई चल रही है। जो मौजूदा दौर के लिरिसिस्ट हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि लोग क्रेडिट गायक को दे देते हैं, गायिका को दे देते हैं, संगीतकार को दे देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि गीत लिखा किसने है, कलम किसकी है, रिकॉल वैल्यू तो गाने के बोल की है, बोल की है। हाँ। किसी की आवाज तो कानों में घुल गई, लेकिन आपको याद क्या रहा? याद तो वो गीत का बोल रहा। और अगर आप उस बोल को लिखने वाले को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, उसको पहचान नहीं दे रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफी है। तो इसको लेकर हाल फिलहाल में काफी अवेयरनेस हुई है और काफी अच्छी खासी लड़ाई लड़ी है बॉलीवुड के मौजूदा दौर के लिरिसिस्ट लोगों ने। जी, तो हमें अपने गीतकारों को हमेशा याद रखना चाहिए, जिन गीतों को, और खास करके उस दशक की बात करें जब हम ऐसे बिहारी की बात कर रहे हैं, तो वो गीत जो है वो वाकई में बेहतरीन गीत है। और हम तो आकाशवाणी से जुड़े हैं इसलिए हम बराबर सुनते रहते हैं, लेकिन आपसे भी जरूर कहेंगे कि आकाशवाणी का हर चैनल सुने और एंजॉय करें गीतों को। और वैसे भी अब तो मोबाइल सेट पे भी गीत उपलब्ध हैं, सुनिए, लेकिन पलट के ये जरूर देखिए कि इस गीत को लिखा किसने है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शायद जो वो हमें अपनी कलम का जादू हमारे सर पर छोड़ कर गए या जो हमें देकर गए, धन्यवाद देने का यही तरीका है कि हम उस गीतकार को पहचाने, उस गीतकार को जाने, और जब गीत के हिट होने के या सुपर हिट होने के टैग से उसको नवाजें कि अरे साहब वो गाना तो सुपर हिट था। तो जब गायक का नाम ले, गायिका का नाम ले, संगीत देने वाले का नाम ले, तो उस गीतकार का नाम भी उतनी ही प्रमुखता से ले, क्योंकि गीत लिखा जन्मा उसकी कलम से है। जन्मने के बाद उसको बाकी लोगों ने तो पाला पोसा है, लेकिन जन्म तो उस गीतकार ने दिया है गीत को। तो गीत को जन्म देने वाले को हमेशा याद रखें, वरना वो उसके साथ नाइंसाफी होगी। बहुत खूब। और इतनी प्यारी सी बात के साथ मैं सोच रही हूँ कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं, और यहाँ ये जरूर कहेंगे कि चलते चलते एक गीत मुझे फिर उनका याद आ रहा है, यही वो जगह है, यही वो फिजा है, यहीं पर कहीं आप हमसे मिले थे जी, ये रात फिर ना आएगी। और रात का समय है और ये गीत तो बिल्कुल बनता है। चलते चलते ये गीत सुन लेते हैं और आप सभी को छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ। शिवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे स्टूडियो में आने के लिए। कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी, इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ रहे, पुनः धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे सबसे ज्यादा मजा आया जब गानों को आपने विजुलाइज करा दिया। तो अब जब मैं स्टूडियो से निकल के जाऊंगा तो मुझे गाने के बोल तो मेरे कान में घुले होंगे और आंखों के सामने वो दृश्य चल रहे होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार पुनः फिल्म देखिएगा फिर हमारी तरफ से। जी, और धन्यवाद करना चाहेंगे इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती का, जिन्होंने इसे सजाया, संवारा और आप तक पहुंचाया। प्रीति आपसे चाहती है इजाजत, नमस्कार। यही वो जगह है, यही वो फिजा, यही वो कभी आप मिले थे, यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हो
फिक्र भी